हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं? बिल्कुल सही। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में दिल से स्वागत करती हूं। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और वीडियो देखने बैठ गए होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि हम अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय के कितने पाठ पूरे कर चुके हैं? 18? अरे वाह! तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए पाठ 19। जी हां, पाठ का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। क्या आपने इनका नाम सुना है? अवश्य सुना होगा। बिहार के सुप्रसिद्ध ऐसे सम्मानीय व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपने तो अवश्य सुना होगा। लिखा है परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी जी ने, और हम इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक का अर्थ क्या होता है? जो जनता का सेवक हो, जो जनता के हित के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे, स्वयं आगे रहकर सबकी बातों का ध्यान दे। और जो एक नेता रहता है या लीडर रहता है, वो कभी भी अपनी प्रजा को दुख में या कष्ट में नहीं देख पाता। तो आइए जानते हैं, और उससे पहले हम जानते हैं परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी जी के जीवन परिचय के बारे में। नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी जी के कई पाठ हैं। जन्म हुआ 1/1/1948। जन्म स्थान हवेली, खड़गपुर, मुंगेर, बिहार। प्रकाशित ग्रंथ हैं परशुराम की कठिन प्रतिज्ञा, अंग तरंग, सृष्टि का मूल इतिहास, इतिहास की एक नई दिशा, प्राचीन बिहार की शिक्षा संस्कृति का इतिहास, मूल भाषा विज्ञान, आर्य संस्कृति का उद्गम एवं विकास, विक्रमशिला का इतिहास, अंगिका भाषा उद्भव और विकास, आर्यों का मूल, क्षेत्र अंगदेश मंदार जहां से प्रकट हुई गंगा, मूल भाषा का इतिहास, वैदिक संस्कृति का उद्गम क्षेत्र मंदार, भारतीय संस्कृति की खोज। ये आपने पहले भी जाना। इनके इतने ग्रंथ हैं कि अपने आप में इनका नाम हिंदी साहित्य में बहुत, कहें कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानते हैं, और हम ये जानते हैं कि ठाकुर कर्पूरी ठाकुर कौन थे। तो बिहार की विभूतियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत सम्मान्य है। कौन है? बिहार की विभूतियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत सम्मानीय हैं। इस पाठ में उनकी जीवन यात्रा के उल्लेखनीय पहलुओं का उद्घाटन किया गया है, जिससे उनकी जीवन दृष्टि, संघर्षों, राजनैतिक विवेक के साथ साथ मानवीय मूल्यों का पता चलता है। क्या चलता है? उनकी जीवन दृष्टि, संघर्ष, राजनैतिक विवेक के साथ साथ मानवीय मूल्यों का भी पता चलता है। मानवीय मूल्यों की जब बात आ ही गई है, तो क्या आप बता सकते हैं कि मानवीय मूल्य किसे कहते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम कहते हैं 4 धर्म हैं, लेकिन हमारा एक नारा भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपस में मिलजुल कर रहना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राज है, ठीक है, जिसने सभी धर्मों को समान दर्जा प्राप्त है। सबको अपने अपने धर्मों को, त्योहारों को मनाने की स्वतंत्रता है। यही हमारे संविधान में भी लिखित है। लेकिन बात आए जब मानवता की, बात आए जब मानवीय मूल्यों की, तो मानवीय मूल्य किसे कहते हैं? मानवता वह धर्म है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों से बढ़कर है। मानवता वह धर्म है जिसके चलते व्यक्ति अपने सभी कर्मों को सकारात्मक रूप से करता है। वो ये भी सोचता है कि मेरे कर्मों के माध्यम से, या मैं जो भी कर रहा हूं, कहीं जाने या अनजाने में किसी का अहित तो नहीं हो रहा है, कोई दुखी तो नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा कर्म मानवता का धर्म। मानवतावादी रहकर, मानव मूल्यों को अपनाकर हम अपने कर्मों को करेंगे। तो ऐसे ही थे जननायक कर्पूरी
ठाकुर, जिन्होंने न केवल राजनीति में ही बल्कि मानवीय मूल्यों में भी अपनी एक पहचान बनाई है। आइए देखते हैं और जानते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। जननायक हैं तो राजनीति से तो अवश्य जुड़े ही हैं, लेकिन राजनीति का नाम सुनते ही हमें लगता है अच्छा राजनीति, अरे भाई राजनीति भी कोई नीति है जहां पर सब कुछ घेलम घेल चलता रहता है, रेलम पेल चलता रहता है, सब कुछ मिला जुला सा रहता है, कुछ भी सही नहीं है। राजनीति की जब भी हम बात सुनते हैं तो राजनीति ऐसी नीति, ऐसी कूटनीति जिसके चलते सत्ता प्राप्त की जा सके, राज किया जा सके, भोली भाली जनता को बुद्धू बनाकर सत्ता हासिल की जा सके। ऐसी नीति जो वोट लेने से पहले रिश्ते कायम करती है और जैसे ही वोट प्राप्त हो जाए या मत प्राप्त हो जाए और गद्दी प्राप्त हो जाए, सब कुछ भूल जाते हैं। कौन किसका भाई, कौन किसका बहन, कौन किसकी माता, सब कुछ भूल जाते हैं। क्या है फिर ये? क्या राजनीति नाम, या यूं कहें कि राजनीति प्रारंभ या प्राचीन काल से ही इसी दृष्टि से देखी जाती है कि भाई राजनीति नहीं, राजनीति में तो हम कहते हैं ना कि भाई लड़कियों को राजनीति में कदम नहीं रखना चाहिए, बड़ा भ्रष्ट काम है। लेकिन क्यों, किसने बनाया इसे भ्रष्ट? क्या हम कहेंगे कि राजनीति भ्रष्ट है? नहीं 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 बेटा, लोग जो कुछ इस तरह के रहते हैं जिनके कोई मानवीय मूल्य नहीं होते, जो अपने धर्म और कर्म की राह पर नहीं चलते, वे किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर जाकर वो सब कुछ गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर अब बात होती है कर्पूरी ठाकुर जी की, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। हो सकता है कि विद्या अध्ययन के पश्चात मुझे कोई पद प्राप्त हो जाए। क्या हो सकता है कि विद्या अध्ययन के पश्चात मुझे कोई पद प्राप्त हो जाए, मैं बहुत आराम से और ऐश इशरत में दिन बिताऊं, बड़ी कोठी, घोड़ा, गाड़ी, नौकर, चाकर इत्यादि दिखावट के सभी सामान मुझे मयस्सर हों। वाह, मयस्सर का अर्थ होता है उपलब्ध, उपलब्ध। ठीक है, हो सकता है विद्या अध्ययन के पश्चात मुझे कोई पद प्राप्त हो जाए। अक्सर शिक्षा अर्जन करना या विद्या अर्जन करना, कोई काम करना, बड़े पद को प्राप्त करना, क्यों? ताकि हम अपने जीवन को सुख चैन के साथ बिता सकें, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, समाज में सम्मानीय बन सकें, यही होता है। और बड़ी कोठी, बड़ी कोठी मतलब बड़ा सा घर हो, घोड़ा गाड़ी हो, मतलब सारी सुख सुविधाएं, नौकर, सब कुछ हो, सारी सुख सुविधाएं मुझे मयस्सर हो, सारी सुख सुविधाएं मुझे उपलब्ध हो। पर क्यों आया? पर मुल्क का भी मुझ पर दावा कुछ कम नहीं है। मुल्क, देश, यहां हम नंबर डालेंगे और यहां पर अर्थ लिखेंगे। ठीक है बेटा, दूसरा है मुल्क, तो पहला हमने डाला है उपलब्ध, दूसरा हम डालेंगे देश। पर उन्होंने क्या कहा कि हो सकता है शिक्षा प्राप्त करके मुझे बहुत बड़ा पद प्राप्त हो जाए, मैं सब बहुत ही ऐशो आराम से अपना जीवन व्यतीत करूं, घोड़ा गाड़ी नौकर सब कुछ मिल जाए, सारी सुविधाएं मुझे प्राप्त हो जाएं। लेकिन मेरे देश का भी मुझ पर दावा कुछ कम नहीं है, मेरे देश का कर्ज भी मुझ पर कुछ कम नहीं है। मेरी पहचान किससे है? मैं एक भारतवासी हूं। मेरा देश जो मुझे पहचान देता है, इसके प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य हैं जिन्हें मुझे निभाना ही होगा। अभी भारत माता परतंत्रता की पीड़ा से कराह रही हैं। तीसरा है परतंत्रता, चौथा है पीड़ा, तो तीसरा हम लिखेंगे गुलामी, चौथा लिखा है यहां पीड़ा, हम लिखेंगे दुख। ठीक है, दुख दर्द।
कराह रही हैं और मैं विद्या अभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं। अब देखो, ये जो पाठ है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी पर लिखा गया है, ये उस समय का है जब हमारी भारत माता अंग्रेजों की गुलामी में या जंजीरों में जकड़ी हुई थी। अब वो यही कहना चाहते हैं कि अभी भारत माता गुलामी की जंजीरों से बंधी हैं और पीड़ा से तड़प रही हैं, कराह रही हैं, और मैं ऐसे में अपनी पढ़ाई करूं, मैं विद्याभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं। यह मुमकिन नहीं, ये असंभव नहीं, मतलब ये संभव नहीं सर। जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जय हो जननायक कर्पूरी ठाकुर। क्या बात है। वे पढ़ लिख कर बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे, घर में सुखी संपन्न थे, और उनकी जो बुद्धि थी इतनी तीक्ष्ण थी, इतनी शार्प थी कि वो पढ़ लिख कर बहुत बड़े पद को प्राप्त कर सकते थे। कब की बात है? जब हमारे देश पर ब्रिटिशर्स का राज्य था, अंग्रेजी शासन था। उन्होंने यही बताया, हो सकता है मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़े पद को प्राप्त कर लूं, सारा सुख चैन आराम सुख सुविधाएं, घोड़ा गाड़ी कोठा, सारे नौकर चाकर, मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए और मैं बहुत ही ऐश और आराम का जीवन जी सकूं। लेकिन इस देश का भी तो मुझ पर कुछ हक बनता है। तो क्या मैं इस देश की खातिर अपने आप को ऐसे, मतलब देश कराह रहा है, भारत माता जंजीरों में जकड़ी हुई हैं, और मैं सिर्फ अपनी सुविधा के बारे में सोचूं? इतना स्वार्थी तो नहीं हो सकता सर। मैं ये पद या ये इस तरह से तो अपने स्वार्थ में रहकर अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता। मेरे परिवार वालों को भी इंतजार करना होगा। जब तक देश का हर एक नागरिक सुखी और चैन की सांस नहीं लेगा, तब तक मैं और मेरा परिवार सुखी कैसे रह सकते हैं भला? मैं इस देश का नागरिक हूं। ये कथन थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के। क्या बात है। नमन करते हैं हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को। उन्होंने कह दिया कि इस तरह का सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी होगी। जब मेरा देश स्वतंत्र हो जाएगा, सभी सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, तभी मैं भी और अपने परिवारजन भी, मेरे परिवारजन भी सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ये अल्फाज हैं गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर के। क्या बात है। पुनः मैं बिहार बोर्ड को और बिहार के पाठ्यक्रम का जिन्होंने चयन किया है, विषय के जो विशेषज्ञ हैं, उनको सादर नमन करती हूं, कोटि कोटि नमन करती हूं कि इतना अच्छा पाठ्यक्रम आपने हिंदी के लिए चुना। एक एक शब्द, एक एक अल्फाज, एक एक पाठ इतनी शिक्षा प्रदान करता है कि यदि हमने ध्यान से सभी पाठों को पढ़ लिया और इनके कहे गए यदि हमने अपने जीवन को जीना प्रारंभ कर दिया, तो हम स्वतः ही सफलता की सीढ़ी पर पहुंच चुके होंगे। ये किसने कहा? ये अल्फाज हैं गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर के, जिनमें बचपन से ही नेतृत्व क्षमता थी। नेतृत्व मतलब लीडरशिप। सभी की बातों को, कहते हैं ना कि बहुत भीड़ का हिस्सा तो सभी बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो आगे बढ़कर बागडोर संभालते हैं। ऐसे ही थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। सन 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान उन्होंने स्वयं तो कॉलेज का त्याग किया ही, साथ ही साथ क्या किया? दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं आसपास के शहरों के सभी स्कूलों और
कॉलेजों में जा जाकर छात्रों को बहिष्कार के लिए प्रेरित करते रहे। क्यों? इधर सुनो, देखो ये बात कब की है बेटा? 1942 अगस्त क्रांति के दौरान उन्होंने स्वयं तो कॉलेज का त्याग कर दिया। कॉलेज क्या, किसका शासन था? अंग्रेजी सरकार का। उन्होंने शिक्षा का त्याग क्यों किया? क्योंकि वे अकेले पढ़ लिख कर अकेले ही सुखी संपन्न जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते थे। उन्होंने पढ़ाई से त्याग दिया, मतलब पढ़ाई को त्याग दिया। साथ ही साथ दरभंगा, मुजफ्फरपुर और आसपास के शहरों के सभी स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को बहिष्कार करने के लिए प्रेरित भी किया कि पढ़ना लिखना छोड़ो, ये समय अपने लिए जीने का नहीं है, ये समय सबके लिए जीने का है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता के वे सक्रिय सदस्य भी थे। आपने अवश्य नाम सुना होगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी का नाम बिल्कुल आपने सुना ही होगा, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य भी थे। मात्र सदस्य होना और सक्रिय सदस्य होना बहुत बड़ा अंतर रखता है। तंग आर्थिक स्थिति से निजात पाने के लिए उन्होंने गांव के ही मध्य विद्यालय में 30 रुपए प्रति माह की दर पर प्रधान अध्यापक का पद स्वीकार किया। तो तंग आर्थिक स्थिति से निजात पाने के लिए किसने बेटा? कर्पूरी ठाकुर ने। अर्थात यदि वे पढ़ लिख जाते, उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी, बहुत अच्छे थे, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, अच्छे से पढ़ लिख कर अपने जीवन को सुखी संपन्न सभी ऐशो आराम से भर सकते थे। लेकिन उन्हें देश की स्थिति दिख रही थी, भारत माता की गुलामी और कराहती हुई दया या स्थिति दिख रही थी। तो उन्होंने पढ़ाई से अपने आप को दूर किया। साथ ही साथ कई जगह स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को प्रेरित किया कि पढ़ाई छोड़ो। पढ़ाई छोड़ो क्यों कहा? क्योंकि यदि पढ़ाई करोगे तो अंग्रेजी सत्ता में शामिल हो जाओगे, अंग्रेजों के गुलाम हो जाओगे, और हम कहीं ना कहीं हमारे भारत को आजाद करने की जो ज्वाला या जो एक लहर मन में जागी है, एक चिंगारी मन में जागी है, वो पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया? गांव के ही मध्य विद्यालय में 30 रुपए प्रति माह की दर पर प्रधान अध्यापक का पद स्वीकार किया। 30 रुपए प्रति माह, 30 रुपए पर मंथ उन्होंने प्रधान अध्यापक का पद स्वीकार किया, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। दिन में स्कूल में अध्यापन कार्य करते और रात में आजाद दस्ता के सदस्य के रूप में जो भी जिम्मेदारी मिलती उसे बखूबी निभाते। अब आप सुनो यहां पर फिर से, दिन में क्या करते थे? वे स्कूल में अध्यापन का कार्य करते थे, ठीक है, पढ़ाने का कार्य करते थे, और रात में आजाद दस्ता के सदस्य के रूप में जो भी जिम्मेदारी मिलती उसे बखूबी निभाते। दिन रात एक कर देना, सुना है आपने? दिन रात एक कर देना अर्थात अत्यधिक मेहनत करना। तो जो लोग कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, उनके सामने मंजिल स्वयं आती है कि धन्य है वे कर्मठ व्यक्ति जो सफलता की लालच में नहीं, बस अपने कर्म के प्रति पूरी तरह से केंद्रित हैं, ध्यान केंद्रित हैं। ऐसे ही थे ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर जी। 23 अक्टूबर सन 1943 को रात्रि लगभग 2 बजे वे गिरफ्तार कर लिए गए और दरभंगा जेल में डाल दिए गए। यह उनकी पहली जेल यात्रा थी। ऐसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिवीर रहे हैं जिनको कई बार, अनेकों बार जेल की हवा खानी पड़ी, परंतु उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ, नारे के साथ सीना तान कर अंग्रेजों के समक्ष खड़े रहे और यह भी कहते रहे कि तुम क्या करोगे? मारोगे? मारो। कोड़े बरसाओगे? बरसाओ।
हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। ऐसे ही ये भी थे। तो 23 अक्टूबर सन 1943 को रात्रि लगभग 2 बजे गिरफ्तार कर लिए गए और दरभंगा जेल में डाल दिए गए। तो याद रखिएगा ये तिथि 23 अक्टूबर सन 1943, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को पहली बार जेल कब जाना पड़ा। तो 23 अक्टूबर सन 1943 को पहली बार उनको जेल भेजा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1952, अब आपको पता ही है कि 15 अगस्त सन 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आजादी की लड़ाई लड़ने में अनेकों वीर शहीद हुए। स्वतंत्रता सेनानियों ने, कई क्रांतिवीरों ने हंसते हंसते अपने आप को फांसी के फंदे पर लटकाया। भारत माता की जय के नारे के साथ प्राण त्याग दिए, शहीद हो गए और हमें ये खुला आसमान दे गए। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया गया और तिरंगा, भारतीय या राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 के प्रथम आम चुनाव में समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी बहुमत से विजयी रहे। कब बेटा? देखो, प्रथम चुनाव हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1952 में, आम चुनाव था। विधानसभा कौन सी थी? ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी बहुमत से विजय हुए। बहुत अच्छे से उन्हें विजय प्राप्त हुई। अब देखो क्या हुआ। बाढ़, भूख, गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार, भूमि सुधार, महंगाई, विकास इत्यादि समस्याओं पर उन्होंने विधानसभा के अंदर जोरदार आवाज बुलंद की। अर्थात बाढ़, भूख, गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार, भूमि सुधार, महंगाई, विकास इत्यादि समस्याओं पर उन्होंने विधानसभा के अंदर जोरदार आवाज बुलंद की, जो शायद इतने वर्षों से खामोश पड़ी थी। सन 1952 से सन 1988 के अपने जीवन के अंतिम दिन तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। 1952 से 1988 तक अच्छा खासा समय है, विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान बिहार विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री एवं 2 बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। आपको अवश्य उनके बारे में पता होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। क्या आपको पता है? हाँ, बिल्कुल अवश्य पता होगा। तो इनके बारे में ही ये हमने देखा है। बात सन 1957 की है। कर्पूरी ठाकुर गांव का दौरा कर रहे थे। दौरा मतलब जानते हो बेटा? भ्रमण पर गए थे। दौरा ही कहते हैं कि अचानक से जाना, कि देखें तो वहां की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेना। दौरा अर्थात बिना सूचना के कहीं भी जाना। उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक हैजा पीड़ित अपने जीवन का अंतिम क्षण गिन रहा था। अच्छा, कहां गए वो? एक गांव के दौरे पर गए और उन्होंने देखा कि एक हैजा पीड़ित अपने जीवन का अंतिम क्षण गिन रहा था। अस्पताल वहां से काफी दूर था और उसे अस्पताल ले जाने के लिए कोई सड़क मार्ग भी नहीं था। 1957 की बात है बेटा,
आज जितनी सुख सुविधाएं हम देख रहे हैं, गांव गांव तक पक्की सड़कें बन गई हैं, बिजली, पानी, विद्यालय, शिक्षा, सब की व्यवस्था हो गई है। पहले ऐसा नहीं था। अस्पताल वहां से काफी दूर था और उसे अस्पताल ले जाने के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं था। अब क्या होगा? उसके परिजन उसे मरते देखने के लिए विवश थे। कर भी क्या सकते थे, क्योंकि कहीं जाना संभव ही नहीं था। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया। इधर आओ और ध्यान से सुनो। एक हैजा पीड़ित व्यक्ति था जो अपने जीवन के अंतिम पल गिन रहा था। अस्पताल नहीं था और अस्पताल तक जाने के लिए कोई सड़क मार्ग भी नहीं था। उसके परिजन उसको मरते देखने के लिए विवश थे, मजबूर थे। संभव था उनके सामने और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब आप देखिए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस हैजा पीड़ित को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाकर ही दम लिया। आप सोचो, कर्पूरी ठाकुर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाकर ही दम लिया। किसी में है इतना दम? किसी में है इतना साहस? किसी में है इतनी हिम्मत जो किसी पीड़ित की सहायता इस तरह से कर सके? जन सेवा और क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव की मिसाल कम ही देखने को मिलती है। इस तरह की जन सेवा, इस तरह का लोगों से जुड़ाव संभव ही नहीं है। लोग करते हैं, कोई आर्थिक सहायता कर देता है, कोई भावनात्मक सहायता कर देता है, कोई किसी तरह की सहायता कर देता है, लेकिन इस तरह की सेवा, सच में इस तरह की सेवा करने वाले तो ये अनोखे व्यक्ति ही हैं, कर्पूरी ठाकुर जी। जितना इनका बखान किया जाए कम ही होगा। और आप बताइए, और आपने इनके बारे में क्या सुना है और आप इनके बारे में क्या जानते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। उनके जीवन की ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनमें उनका जनपक्षीय व्यक्तित्व उभरता है। ये केवल एक घटना यहां पर दी गई है, ऐसी कई घटनाएं हैं जिनमें उन्होंने लोगों की रक्षा, सुरक्षा, सहायता की है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, अर्थात निस्वार्थ भाव से। पहली बार सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जाने के लिए पहुंचे तो उन्हें ऊपरी तल पर ले जाने के लिए लिफ्ट से ले जाया गया। अब लिफ्ट भी थी। लिफ्ट के ऊपर अंग्रेजी में लिखे वाक्य को पढ़ते ही चौंक पड़े। लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर्स। शेष कर्मचारियों का आना जाना सीढ़ियों से होता था, यानी केवल राजपत्रित पदाधिकारी ही लिफ्ट का प्रयोग कर सकते थे। अराजपत्रित कर्मचारियों को मनाही थी। ओनली फॉर ऑफिसर्स। चौंक पड़े वो। क्या हुआ होगा, अब देखते हैं। उन्हें सीढ़ी से आना जाना पड़ता था। कर्पूरी ठाकुर को इसमें सामंती प्रथा की बू आई। सामंती प्रथा समझ रहे हैं कि जितने पूंजीपति लोग हैं उतने सुविधा के आदी हैं, उतने ही वो सुविधा भोगी हो जाते हैं। इससे अच्छा है धूप, गर्मी, सर्दी सभी का क्या किया जाए, अनुभव किया जाए, जिससे हम अंदर से भी और बाहर से भी मजबूत बनते हैं। उन्होंने सरकार के वरीय अधिकारियों के प्रतिरोध के बावजूद लिफ्ट का प्रयोग सबके लिए आम कर दिया। उन्होंने कह दिया सब जा सकते हैं। यानी अब अराजपत्रित कर्मचारी के साथ साथ सचिवालय में काम से आने वाले अन्य लोग भी लिफ्ट का प्रयोग कर सकते थे। ये उन्होंने सबके लिए घोषणा कर दी। महान बनना तो सहज है, लेकिन ऐसा बनना कि हर किसी को लगे कि वह तो अपने घर का है, अपना है, बहुत मुश्किल है। वाह बेटा,
महानता प्राप्त करना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है महानता पर बने रहना और सभी के दिल में अपनी जगह बनाए रखना। तो महान बनना तो सहज है, लेकिन ऐसा बनना कि हर किसी को लगे कि वह तो अपने घर का ही है, अपना ही है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो महानता की सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं वो अक्सर आम लोगों से दूर होते चले जाते हैं, लेकिन जो महानता के पायदान पर पहुंचकर भी लोगों से निकटता बनाए रखे, उनके दिलों में अपनी जगह बनाए रखे, वो तो धन्य है। ये बहुत मुश्किल है। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट पितौजिया नामक गांव में 14 जनवरी सन 1921 को हुआ था। इधर आओ सुनो। श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट पितौजिया नामक गांव में 24 जनवरी सन 1921 को हुआ। कब हुआ था? 24 जनवरी सन 1921। उनकी माता का नाम राम दुलारी देवी और पिता का नाम गोकुल ठाकुर था तथा पत्नी का नाम फूलेसरी देवी था। ये जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म और जन्म स्थान। ठाकुर जी का बाल्यकाल अन्य गरीब परिवार के बच्चों की तरह ही खेलकूद तथा गाय और अन्य पशुओं को चराने में बीता, जैसा कि अक्सर होता है। जो गरीब या आर्थिक तंगी में जीवन बिताते हैं वे हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्हें ना तो धूप से डर लगता, ना गर्मी में वे अपने आप को असहज महसूस करते हैं। हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए तत्पर। ठीक है, तो इसी तरह से उनका जीवन बीता। कर्पूरी जी को दौड़ने और तैरने का शौक था, दौड़ने का और तैरने का। जब 6 वर्ष के हुए तभी उन्हें गांव की पाठशाला में दाखिल कराया गया। वे पाठशाला भी जाते और पशुओं को भी चराते थे। चरवाही में ग्रामीण गीतों का गायन बिहार की आंचलिक संस्कृति की एक विशिष्ट परंपरा है। बालक कर्पूरी इसमें विशेष रुचि लेता था। श्री राजेंद्र शर्मा लिखते हैं, इन्हें गीत गाने का और गांव की मंडली में डफली बजाने का भी शौक था। होली और चैत गाने में गांव की मंडली में बराबर अगुवागिरी करते थे। जब भी कभी होली या चैती पर, जैसे होरी है ना, होरी गाई जाती है, फाग गाई जाती है, और बरसात के दिनों में आल्हा गाई जाती है, तो ऐसी मंडली में वो जमकर भाग लेते थे। उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। मंडली में बैठकर ढपली बजाने का काम तो वे विधायक बन जाने पर भी करते थे। जब विधायक बन गए थे ना, उसके बाद भी उनकी जो रुचि थी ढपली वाले ढपली बजा, तो वो अपना काम करते थे। क्योंकि व्यक्ति की जो रुचि होती है वो उसे हमेशा बिल्कुल अपने पास रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी उम्र बढ़ रही है तो हम अपने बचपने को पीछे टाटा बाय बाय कहते हैं। बेटा, व्यक्ति जो है वो अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता है। व्यक्ति तो, कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी उम्र से बूढ़ा नहीं होता, बल्कि बूढ़ा तो वो तब होता है जब उसने अपने मन से बचपने को मार दिया हो। तो अपनी कलाओं को, अपनी रुचियों को हमेशा जिंदा रखें। जो आपकी रुचि है गाने की, बजाने की, खेलने की, कूदने की, उसमें कभी ये ना सोचो अरे अब मैं खेलूंगा, मैं तो इतना बड़ा हो गया, कोई क्या सोचेगा। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, सोचने दो ना। उनका काम है वो करेंगे, हमें तो अपना काम करना है, खेलना है, कूदना है, अपने बचपने को हर समय जीना है। ठीक है, तो ऐसा ही करते थे ठाकुर जी। सन 1940 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में उन्होंने IA में नाम लिखवाया। लेकिन कॉलेज आना जाना एक कठिन काम था। आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि वे किसी छात्रावास में रहकर पढ़ते। छात्रावास समझते हो, जैसे आजकल हॉस्टल कहते हैं ना, कि हॉस्टल में रहने के लिए कुछ देना भी होता है। तो आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वे छात्रावास में रहकर पढ़ते। फलतः वे घर से ही घुटने तक धोती पहने, कंधे पर गमछा रखे
बिना जूता चप्पल पहने। पांव पैदल चलकर मुक्तापुर रेलवे स्टेशन पहुंचते, वहीं से रेलगाड़ी पकड़कर दरभंगा पहुंचते और कॉलेज में दिन भर पढ़कर संध्या समय लौटते। इतनी मेहनत के बाद ही इतिहास में नाम दर्ज होता है। समझ में आया? हमें सफलता तो दिखाई देती है, लेकिन अक्सर हम उसके पीछे के संघर्ष को नहीं देखते। जब हम संघर्ष को देखेंगे ना बेटा, तब हमें सफलता बहुत छोटी नजर आएगी। और जो संघर्षरत रहते हैं, जो संघर्ष करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब सफलता उनके पास में है। अच्छा, हो गया है ये। और जो केवल सफलता पाना है, सफलता पाना है, ये करना है, इसी में उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, शायद सफलता उनसे कोसों दूर भागती है कि भाई मुझे ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना है। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसी मिसाल है जो संघर्ष, ठीक है, जो अथक प्रयासरत रहे, साथ ही साथ किसी भी परिस्थिति में उन्होंने परिस्थिति के साथ समझौता नहीं किया। आर्थिक स्थिति बिल्कुल नाजुक थी, गरीब परिवार से थे, जो भी मवेशी थे, पालतू पशु थे, उनको चराते थे और गीत वीत गाने के भी शौकीन थे। इसी के चलते आप देख सकते हैं कि कॉलेज आना जाना एक कठिन काम था। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी कि वे छात्रावास में रहकर पढ़ सकें, और उनके पास अपना कोई वाहन नहीं था कि जिसको चलाकर वे स्वयं वहां पर पहुंच जाएं। फिर क्या होता था? तो बस भाई, घुटने तक धोती पहनी। धोती जानते हो आप, इस तरह का नहीं, जैसे कि आपने अवश्य देखा होगा, जैसे किसानों की वेशभूषा को देखा होगा, है ना, इस तरह से धोती पहनते हैं, गमछा डाल लिया और ऐसे। अरे वाह, अच्छे लग रहा है ना, दिख रहा है। तो इस तरह से चले जाते थे, और ना ही पाँव में जूता, ना ही पाँव। थोड़ा बड़ा बनाऊं क्या? दिख रहा है? दिख रहा है बेटा, चलो बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, मुझे क्या पता अच्छा बन जाएगा। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं हम। ये हैं कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, जो इस तरह से, और कंधे पर एक गमछा, गमछा जानते हो, एक रुमाल, तौलिया जिसको कहते हैं हम, इस तरह से डाले हुए, और खूब घुटनों तक धोती, और पांव में कोई चप्पल वप्पल नहीं, ऐसा। ठीक है, इस तरह से चले जाते थे वो पढ़ने। और उन्होंने कभी भी अपनी जो आर्थिक मजबूरी है उसको रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया। वे अपने जमाने में, अपने समय में इतने थे कि आप देखो, कंधे पर गमछा है, बिना जूता चप्पल के, जूता चप्पल नहीं रहते थे, पैदल चलकर मुक्तापुर रेलवे स्टेशन पहुंचते, वहीं से रेलगाड़ी पकड़कर दरभंगा पहुंचते और कॉलेज में दिन भर पढ़कर संध्या अर्थात शाम को लौटते। इस तरह नित्य, नित्य मतलब हर दिन, हर समय 50-60, पढ़ने में ही अचंभित हो रही हूं मैं, इस तरह नित्य 50-60 किलोमीटर की यात्रा करते हुए उन्होंने कठिन शारीरिक श्रम के साथ 2 वर्ष तक पढ़ाई जारी रखी। इतना कठोर जीवन बिताते हुए उन्होंने 1942 ईस्वी में IA की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की। नमन है, नमन है, सादर नमन है। स्नातक कला के प्रथम वर्ष में उसी कॉलेज में उन्होंने नामांकन कराया, लेकिन वे 1942 के अगस्त क्रांति में कूदने से अपने को रोक ना सके, क्योंकि मां भारती की गुलामी की पीड़ा उनसे देखी नहीं जाती थी। वे स्वयं सुख चैन से रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था उन्हें। वे चाहते तो पढ़ते लिखते रहते, एक अच्छे खासे अफसर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जहां मेरे देश का हर नागरिक
पीड़ा से करहा रहा है, मां भारती जंजीरों में जकड़ी हुई हैं, तो मैं भला स्वार्थी कैसे बन जाऊं? मैं सिर्फ अपने लिए कैसे सोचूं? मैं अपना और अपने परिवार की ही भलाई के बारे में कैसे सोच सकता हूं? जब तक मेरा देश, जब तक मेरी मां भारती गुलामी की जंजीरों से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक मैं भी सुखी जीवन यापन नहीं कर सकता। स्नातक कला के प्रथम वर्ष में उसी कॉलेज में उन्होंने नामांकन कराया, लेकिन वे 1942 के अगस्त क्रांति में कूदने से अपने आप को नहीं रोक सके। क्रांतिकारी वीर सन 1942 में दरभंगा जिले में कुव्यवस्था के खिलाफ उन्होंने कैदियों को संगठित करना शुरू किया। जब वो जेल गए तो वहां उन्होंने कैदियों के मन में भी क्रांति का बीज बोया और मां भारती को आजाद कराने के लिए उनके मन में चिंगारी को उत्पन्न किया। फलस्वरूप इन्हें गिरफ्तार कर भागलपुर कैंप जेल स्थानांतरित कर दिया गया। जब अंग्रेजों ने देखा कि ये अन्य कैदियों को भड़का रहा है, अर्थात ये तो स्वतंत्रता का अलख जगा रहा है, इसलिए उनको एक जेल से दूसरे जेल में भेज दिया। भागलपुर कैंप जेल में कैदियों की सुविधा के लिए 25 दिनों का उपवास कर सरकार को झुकने को मजबूर किया। 25 दिनों का उपवास किया उन्होंने, अनशन, अन्न जल त्याग दिया। जिस तरह से गांधी जी ने, है ना, कि सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, तो इन्होंने भी 25 दिनों का उपवास करके सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। जब इस तरह का क्रांतिवीर, जब इस तरह का भारत माता का सपूत अपने कर्मों के माध्यम से स्वतंत्रता की अलख जगाएगा, तो भारत माता स्वतंत्र कैसे नहीं हो पाएंगी? उनके सामने जो सरकार थी वो भी झुक गई। 1952 से 1988 तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे, लगातार। 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा 1970 में 70 एवं 77 में बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। देखो, पता चल गया, 1970 और 77 बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। दलगत राजनीति से कर्पूरी ठाकुर को गहरा धक्का लगा। 12 अगस्त सन 1987 को उन्हें विपक्ष के नेता पद से हटाया गया। 17 फरवरी 1988 को हृदय आघात के कारण इस महान विभूति का निधन हो गया। ठीक है, चलते हैं शब्दार्थों की तरफ। मयस्सर, उपलब्ध, मुमकिन, संभव, प्रतीक्षा, इंतजार, सर्वदलीय, सभी दलों का, अल्फाज, शब्द, निष्कर्ष, नतीजा, खानगी, घर का, घरेलू, निजी। आशा करती हूं आपने बहुत ध्यान से कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन के बारे में सुना, उनके संघर्षों से आप भली भांति परिचित हुए, साथ ही साथ उनसे प्रेरणा अवश्य प्राप्त की। बच्चों, कितनी भी कठिनाइयां आती हैं, देखिए कितने अच्छे पाठों को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया है, जिसके माध्यम से आप अपने मन में जज्बा कायम रखें, संघर्ष जारी रखें। आप भी निश्चित रूप से अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा हमेशा रहेंगी। मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की विषय की शिक्षा, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, हर एक विषय की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% मुफ्त आप सबको प्रदान करता है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक लिंक को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर सभी विषय की पढ़ाई की जाती है हिंदी मीडियम में। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।